एक ही बात सर, अब सब फ्रंट देख रहे हैं, ठीक है। अब उधर कर रहे हैं लेफ्ट, अब सब लेफ्ट निकाल सर, लेफ्ट निकाल। आप सामने आ रहे हैं और उसके बाद फिर राइट निकाल सर। अब सामने देख लेंगे, देख रहे हैं, दिखाई नहीं पता। अब राइट 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 राइट। थैंक यू। चलिए, थैंक यू थैंक यू। The word guarantee कर्नाटक इलेक्शन फर्स्ट। मैं आग्रह करता हूँ जयराम रमेश जी से कि आपको साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं देवेंद्र यादव जी से गुजारिश करूंगा कि ये घोषणा पत्र के जो मुख्य बिंदु हैं उस पर कुछ बोलें और आपको जानकारी दें। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि ये गारंटी शब्द जो है, आज सभी पार्टी इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बार कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के चुनाव के समय गारंटी, ऐसे तो हम वादे करते हैं घोषणा पत्र में, हर एक पार्टी हर एक चुनाव के लिए घोषणा पत्र निकालती है, उसमें ढेर सारे वादे होते हैं, पर पहली बार हमने गारंटी शब्द इस्तेमाल किया कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के समय 2023 मई, क्योंकि हम चाहते थे कि जनता को ये संदेशा जाए कि जो कांग्रेस पार्टी कहती है वो करेगी। ये गारंटी न केवल पार्टी की है, पर ये जनता का अधिकार भी बनता है। तो इसीलिए हमने गारंटी सोचा। आपको याद होगा, पहली बार जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, पहली बार किसी सरकारी कार्यक्रम को, कानून को गारंटी के रूप में हम लाए थे। पार्लियामेंट में पारित हुआ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये गारंटी का माने ये है कि ये अधिकार बनता है जनता का, और अगर वो जो वादे किए गए हैं वो पूरा नहीं होता तो वो न्यायपालिका जा सकते हैं। यानी कि ये कानूनी अधिकार है, न केवल शासनिक अधिकार नहीं है, पर ये कानूनी अधिकार है। तो एक गारंटी शब्द अभी सभी पार्टियां इस्तेमाल कर रहे हैं, और दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने 5 मुख्य गारंटी दी है, उसकी घोषणा भी हो चुकी है, उस पर काफी विचार भी हो चुका है। अभी देवेंद्र यादव जी इस पर और जानकारी आपको देंगे। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि दिल्ली में अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, यानी व्यापार करने के लिए आसानी की बात नहीं, पर ईज ऑफ ब्रीदिंग महत्व रखता है। यानी कि सांस लेने के लिए अभी हमें आसानी करनी है। ईज ऑफ ब्रीदिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, ईज ऑफ जुमलाबाजी नहीं, पर ईज ऑफ ब्रीदिंग। क्योंकि अगर आप कोई मानक देखें, प्रदूषण और संदूषण के मामले में दिल्ली सर्वोपरि है। हमारे देश में प्रदूषण को लेकर, संदूषण को लेकर, रासायनिक संदूषण को लेकर दिल्ली का कोई मुकाबला नहीं है। ये देश की राजधानी है, और मैं समझता हूं ये बीजेपी की नीति की वजह से हुआ है। इस गंभीरता से लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिया है। यहां की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो भी इसको इतनी गंभीरता से जो लेना चाहिए था नहीं लिया है। और मुझे याद है जब शीला दीक्षित जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थी,
यमुना एक्शन प्लान, जापान सरकार से हमने सहायता मांगी और केंद्र सरकार से हमने ये वादा किया था दिल्ली सरकार को कि पैसे की कोई कमी नहीं पड़ेगी आपको। यमुना एक्शन प्लान की शुरुआत हुई थी। पहली बार किसी महानगर में 7,000 सीएनजी बस लगाए गए। ये शीला दीक्षित जी के समय हुआ था। वृक्षारोपण का काम तो सब लोग जानते हैं, पहले से हुआ करता था दिल्ली में, पर सीएनजी का आना, यमुना एक्शन प्लान की शुरुआत करना, और सबसे बड़ी बात दिल्ली मेट्रो। मुझे आज भी याद है, बात हो रही थी कि दिल्ली मेट्रो को हम और कैसे तेजी से आगे ले चले, और शीला जी ने कहा हम श्रीधरन साहब को क्यों नहीं इसको चेयरमैन बनाते। वो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष हुआ करते थे। मुझे आज भी याद है वो दिन, दिसंबर का महीना था 1998। अभी चुनाव नतीजे आए थे, मुख्यमंत्री बनी थी, और 3 चीज पर हमने चर्चा की: सीएनजी बस, यमुना एक्शन प्लान और दिल्ली मेट्रो। आप लोग अभी भूल गए होंगे, एक जमाने में दिल्ली में एक संस्था हुआ करती थी, तो सारी जनता उनसे पीड़ित थी, डेसू। आपको याद होगा, आप भूल गए होंगे, डेसू। मेरा सौभाग्य था कि मैंने डेसू का निजीकरण के लिए, शीला जी ने मुझे कहा, तो पहला मसौदा जो तैयार किया गया था, मुझे आज भी याद है, कैसे सुधार लाया जाए दिल्ली में। और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि जो निजीकरण हुआ वो दिल्ली के जनता के हित में हुआ। डेसू एक बोझ बन गया था दिल्ली के जनता को, और शीला जी ने कहा हमें इससे मुक्ति मिलना है, और इसीलिए निजीकरण सोचा गया और पूरे पारदर्शिता से निजीकरण हुआ। इसको लेकर 2013 में ढेर सारे इल्जाम लगाए गए आम आदमी पार्टी द्वारा, उनके मुख्यमंत्री द्वारा, पर 10 साल के बाद, 12 साल के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया है कि वो सिर्फ झूठ थे। तो ये घोषणा पत्र में 20 ऐसे विषय हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी के जो वादे हैं उस पर उसका जिक्र किया है। अनुसूचित जाति के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, मध्य वर्गों के लिए, व्यापारियों के लिए, छात्रों के लिए और आम जनता के लिए, इस पर देवेंद्र जी बोलेंगे आपको। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी जो कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान चला रही है, बेलगावी में एक रैली हुआ, मऊ में हुआ, अभी तीसरा रैली हो सकता है तेलंगाना में होगा फरवरी के 10 और 15 के बीच में। ये पूरा साल तक ये अभियान हम चलाएंगे, क्योंकि एक 3 तरफा आक्रमण हो रहा है। एक तो महात्मा गांधी पर आक्रमण हो रहा है मोहन भागवत द्वारा, आरएसएस द्वारा, गोडसे की पूजा हो रही है, और बीजेपी सांसद को जब पूछा जाता है कि आप गांधी को चुनोगे या गोडसे को चुनोगे, वो सांसद कहते हैं सोचना पड़ेगा। आज वो सांसद हैं। दूसरा आक्रमण जो हो रहा है जय भीम, खुद गृह मंत्री राज्यसभा में बाबा साहब अंबेडकर के नाम को लेकर जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया,
हमने उनका इस्तीफा मांगा उसी दिन, और ये उनकी मानसिकता दर्शाता है, क्योंकि उन्होंने कभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं माना। और तीसरा जो आक्रमण हो रहा है हमारे संविधान पर, संवैधानिक सिद्धांतों पर, संवैधानिक मूल्यों पर, संवैधानिक प्रावधानों पर, संवैधानिक संस्थाओं पर, प्रधानमंत्री द्वारा सारे संवैधानिक कार्यालय जो हैं, जो संस्थाएं हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय के एक अटैच्ड ऑफिस बन गए। तो इसीलिए जय बापू, जय भीम, जय संविधान। और मैं समझता हूं ये घोषणा पत्र इसी भावना के आधार पर तैयार किया गया है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। मैं देवेंद्र जी से गुजारिश करूंगा कि इस घोषणा पत्र के बारे में आपको थोड़ा विस्तार से जानकारी दें। देवेंद्र जी। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। देवेंद्र जी। धन्यवाद सर। सम्मानित साथियों, जैसा कि आदरणीय जयराम रमेश साहब ने बताया कि दिल्ली के आने वाले 5 साल किस तरीके से कांग्रेस दिल्ली को संवारना चाहती है, उसी को लेकर आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं दिल्ली का कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र लेकर। भाई अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में ये पूरी एक्सरसाइज, जैसा कि आप जानते हैं, हमने की है। और यहां तक पहुंचने के लिए हमने सभी सेगमेंट्स को टच करने की कोशिश की है, वहां तक पहुंचे हैं, लोगों को भावनाएं जानी है, लोगों के दुखों को, पीड़ाओं को जानने की हमने कोशिश की है। आदरणीय पवन जी लगातार हमें सहयोग करते रहे, उदित राज जी लगातार दलितों और पिछड़ों की आवाज के साथ जुड़े रहे और बहुत सारे इनपुट्स आपकी तरफ से आए। इसी तरीके से बहुत बड़ी एक्सरसाइज के तहत आदरणीय हमारे अमिताभ दुबे साहब, जिन्होंने इस पूरे हमारे घोषणा पत्र का संकलन ही नहीं किया, बल्कि बहुत सारे इनपुट्स आपकी तरफ से इसमें हमें लगातार मिलते रहे।